ऑर्डर 2 में टोटल 1 to 7 टोटल 7 रूल्स हैं। इसका फर्स्ट रूल ये फ्रेम ऑफ सूट, एक सूट को फ्रेम किया जाए, यानी एक फ़ाइनल डिसीजन दे दिया जाए कोर्ट की तरफ से, ताकि फ्यूचर लिटिगेशन में ना पड़े, और क्योंकि इससे कोर्ट का टाइम ज़ाया होता है। यानी एक ही बंदा एक ही केस बार बार जो है तो उसी अदालत में ना लेके आए। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, के ये प्लेंटिफ का राइट है कि वो जितने भी क्लेम्स हैं एक ही सूट में इंटाइटल करे, उसमें लिखे। लेकिन अगर वो नहीं लिखता तो एक ही सूरत में नहीं लिख सकता। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन न हो, यानी फैमिली कोर्ट है एक, और उसमें 3 टाइप्स के आपने क्लेम्स किए हुए हैं, लेकिन जो 4 टाइप थे वो आपने उस कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में नहीं डाला, बल्कि सिविल कोर्ट में डाला है। यानी फैमिली कोर्ट में हम डिवोर्स का डाल देते हैं, मेंटेनेंस का डाल देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी का केस है वो हम इस अदालत में नहीं डाल सकते। ये क्लेम हम अपना लेके जाएंगे सिविल कोर्ट्स में। अगर एक बंदे ने अपना सारा क्लेम नहीं डाला, कोई पार्ट ऑफ क्लेम उससे लेफ़्ट हो गया, रिलिंक्विशमेंट हो गया, रह गया है, तो वो उसको नहीं डाल सकता दोबारा। फिर उसके बाद ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ। अगर उस एक बंदे का, पहले बात हम क्लेम्स की कर रहे थे कि वो क्या क्लेम कर सकता है, क्या डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ जो है मांगे जाते हैं। अगर उसने रिलीफ्स ना मांगे गए और उससे रह गए रिलीफ, तो वो दोबारा जो है तो ओमिट हो जाएंगे, दोबारा वो रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता। नेक्स्ट है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एज सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इस लाइन का मतलब यह है कि इसके अलावा अगर कोई और बुक में इससे रिलेटेड, इस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई बात लिखी है तो आप उस पे भी अमल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे अमल करें। जो अब इसी पे अमल करते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है नॉट विथस्टैंड एनीथिंग कंटेंड। उसमें मस्ट इसी को ओबे करना होता है। अब इसमें कह रहे हैं अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल काजेस ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। इसमें शॉर्ट बात यही है कि प्लेंटिफ हो, एक प्लेंटिफ हो या बहुत सारे प्लेंटिफ हों, तो वो जो है मुख्तलिफ़ काज ऑफ एक्शन को अगेंस्ट द डिफेंडेंट एक ही सूट में डाल सकते हैं। एक डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स के ख़िलाफ़, प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स के ख़िलाफ़, प्लेंटिफ से मिलके डाल सकते हैं। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ लिया है कि मतलब ये बहुत सारे प्लेंटिफ या प्लेंटिफ्स मिलके सेम काज ऑफ एक्शन और सेम काज ऑफ एक्शंस को मिला के हर किसी का अपना काज ऑफ एक्शन होता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टी और हर किसी का उसके ऊपर डिफरेंट क्लेम है, उन सब को मिला के एक ही जगह अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स लिख सकते हैं। वेयर काज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट शैल बी डिपेंड ऑन। अच्छा, अब एक काज ऑफ एक्शन यूनाइटेड कर लिया तो अब केस किधर करेंगे? फिर ये जो है तो आप मनी वैल्यू कोर्ट की जो कोर्ट फी होती है उसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं। ओनली सर्टन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि सर्टन क्लेम्स हैं जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। कौन सा क्लेम कर सकते हैं? क्लेम्स ऑफ mesne profit or arrest of rent, claims for damages for breach of any contract, claims in which relief sought is based on same cause of action. फिर claims by or against executor, administrator और heir। अब इसमें यह है कि क्लेम जो है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या लीगल हेयर्स नहीं कर सकते जब तक उनका जो बड़ा है वो बैठा हुआ है। हाँ, अगर उन्हें कोई स्पेशल पावर दी जाती है उस बड़े की तरफ, या ये कहा जाए कि मेरी वफ़ात के बाद ये जो है तो क्लेम करेंगे, तो वो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। या दूसरी सूरत यह है कि इसमें जो है तो आप पढ़ सकते हैं अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर एलर्ज्ड टू राइज विद रेफरेंस टू द स्टेट in the respect of which the plaintiff or defendant sues or sued, कि आप उसमें रेफरेंस का ऑफ स्टेट का दे दें।
फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। कहते हैं कोर्ट की पावर है कि ये सेपरेट ट्रायल्स दे सकता है। कैसे? जैसे बहुत सारे काज ऑफ एक्शंस हैं मुख्तलिफ़ बंदों के ख़िलाफ़ और उसमें मुख्तलिफ़ प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स हैं, तो उसमें जो है कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स दे सकता है। ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, ऑल द ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ कॉज शैल बी टेकन। कि अगर कोई बंदा है और वो जो है मिस जॉइंड हो गया, वो नहीं उसको ज्वाइन किया, तो जितने भी कॉज ऑफ एक्शन उस बंदे के होंगे वो फौरी बीच में ऐड किए जाएंगे और मामले को फौरी सेटल किया जाएगा।